दसों गाड़ियों को तोड़फोड़ कर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा, और अमेठी रायबरेली ही नहीं लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में एक बदलाव की आंधी चल रही है। मोदी जी उसकी स्पेलिंग नहीं जानते, INDIA। कृपा करके बतलाएं कि जो गांव को गोद लिया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आज उस गांव की क्या स्थिति है। नमस्कार साथियों, वाराणसी के इस पावन भूमि में विशेष रूप से गठबंधन समन्वय का जो अभियान माननीय राहुल गांधी जी और आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर बेहतर समन्वय हेतु मैं और मेरे साथ मेरे सह प्रभारी, मेरे सहयोगी राजेश तिवारी जी, शिव पांडे जी, आदरणीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अजय राय जी, हम सब निकले हैं। आज आपसे संवाद करने का ये सुनहरा अवसर मिला है। यहाँ पर उपस्थित हमारे वाराणसी के सम्माननीय अध्यक्ष राघवेंद्र जी और राजेश्वर पटेल जी, सोनकर जी, प्रसन्न हुसैन जी, संजीव सिंह जी, उपस्थित सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथियों और मेरे पत्रकार भाइयों, जैसा कि मैंने कहा, आज ये तीसरा जोन है जिसमें चलते हुए 38 लोकसभाओं में बहुत ही सफलतापूर्वक गठबंधन के समन्वय हेतु सभी घटक दलों के साथ, प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ जो ये चुनाव को असली अंजाम जमीन पर दे रहे हैं, उनके साथ बहुत ही सफलतम बैठकें हुई। एक चीज़ जो इन बैठकों के दौरान देखने में आया, जो रुझान समझ में आया, एक चीज़ तो मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि ना ही सिर्फ उत्तर प्रदेश में लेकिन पूरे देश में और विशेष कर उत्तर प्रदेश में एक बदलाव का माहौल है। लोग बदलाव चाहते हैं। हमारी कोशिश ये है कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कुल मतदाताओं के सामने अल्पमत में होने के बावजूद भी विपक्ष का जो मत बटा हुआ था उसे एकत्रित कर मजबूती के साथ गठबंधन के तहत हम भारतीय जनता पार्टी को एक के सामने एक मजबूत चुनौती दें, जिसमें निश्चित रूप से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी और विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूँगा आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो अपनी एक अहम भूमिका इसमें अदा कर रहे हैं। पिछले दिनों माननीय राहुल गांधी जी का रायबरेली से जो नामांकन हुआ, उस नामांकन से ना ही सिर्फ यूको में, उत्तर प्रदेश में लेकिन पूरे देश में एक उत्साह का वातावरण कार्यकर्ताओं के बीच महसूस हुआ है, जिससे निश्चित रूप से जो जीत गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीत हासिल कर रहा था, उसमें निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी हुई है। मत संख्याओं में बढ़ोतरी होगी और जो माहौल दिख रहा है, एक बात निश्चित में हम कर सकते हैं कि इंडिया गठबंधन 2024 में 4 जून को दिल्ली में एक मजबूत सरकार स्थापित करने जा रहा है। वाराणसी आने के बाद, इससे पहले भी मैं आया, एक आशा, एक उम्मीद थी कि यहाँ के लोगों को प्रधानमंत्री का ये कार्य क्षेत्र, उनका ये चुनाव क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे लोगों में एक उत्साह होगा। लेकिन इस चीज़ को बहुत आसानी से हम महसूस कर सकते हैं कि यहाँ के लोग बहुत असहज महसूस कर रहे हैं। विकास के नाम पर या गंगा नमामि के नाम पर गंगा की सफाई का जिस प्रकार से पूरे देश में एक चित्र बनाया जा रहा है, जबकि हकीकत ये है कि स्थानीय स्तर पर, और आज ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा जहाँ पर कि किस प्रकार से गंगा जी में गंदा पानी आज भी, जहाँ पर 7 STP रोज
42 करोड़ लीटर पानी साफ करने की क्षमता, फिर भी गंगा मैली है। अगर इसमें देखें कि बहुत ही अच्छा चित्रण वस्तुस्थिति इस लेख में मैंने पढ़ा, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि जिस प्रकार से यहाँ पर विकास के नाम पर हमारे जो मछुआरे हैं, जो नाविक हैं, जो यहाँ के अपने रोज़मर्रा जीवन में मेहनत कर कर अपना पेट भरते हैं, वैसी ही दूसरी खबर मैं अगर देखता हूँ तो डेवलपमेंट के नाम पर, यहाँ का मलबा बनाने के नाम पर श्मशान घाट, जो कि पौराणिक श्मशान घाट है, उसे भी बदलकर और वहाँ पर भी रोज़मर्रा का पेट भर रहे हमारे नाविक लोगों के ऊपर भी आज भूखे रहने की नौबत आ रही है। बहुत ही शर्मास्पद है। मुझे लगा कि एक चीज़ का मैं जिक्र जरूर करना चाहूँगा कि पिछले 10 वर्षों से जिसका प्रतिनिधित्व माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, वाराणसी में मेरी जानकारी में और यहाँ में जितने लोगों से बात किया, तो यहाँ पे शिक्षण संस्थाएं जो थीं, उनकी जो सुविधाएं थीं, उसे भी रोक दिया गया है, थाम दिया गया है, और कोई नई संस्था अभी 10 सालों में एक भी संस्थाएं नहीं आई। बेरोजगारी के नाम पर माननीय प्रधानमंत्री ने 2014 और 2019 में इस देश के युवा पीढ़ी से वादा किया था कि इस देश में 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष वे उपलब्ध कराएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, देश में 2 करोड़ नौकरियों की बात तो आप छोड़ दें, लेकिन बनारस में भी अगर आप देखें तो ना ही एक कोई इंडस्ट्री आई है, ना कोई ऐसी संस्था आई है जिससे नौकरी के अवसर नौजवानों को उपलब्ध हों। इन सभी चीज़ों का मैं एक सारांश में यहाँ के लोगों के विकास के काम भी जो हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम हो रहे हैं, या कोई भी सरकारी काम आते हैं, तो प्रदेश के बाहर के लोगों को प्राधान्यता देकर और 99% काम बाहर के लोगों को, जो प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र हैं या उनके फेवर के लोग हैं, उन्हें दिया जाता है। और इन सब का असर स्थानीय उद्योजकों में, स्थानीय कार्यकर्ताओं में, स्थानीय जो लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं, वर्षों से यहाँ पर बसे हुए हैं, उनके आमदनी पर, उनके जीवन पे और उनके व्यवसाय में एक विपरीत परिणाम ला रहा है। लोगों को विश्वास था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी में आके, जो कि हमारी संस्कार नगरी है, यहाँ पर बेहतर काम करेंगे, इसे एक उदाहरण बनाएंगे। और याद आता है मुझे कि पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने गांव को गोद लेने की बात कही थी। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि कृपा करके बतलाएं कि जो गांव को गोद लिया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आज उस गांव की क्या स्थिति है। पिछले दिनों मैं एक इसी प्रकार के साहसी पत्रकार की डॉक्यूमेंट्री और उनके पोस्ट को मैं देख रहा था कि जितनी बद हालत में वो गांव है, उसकी स्थिति अपने आप में बताती है कि जो वादा प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को जिस प्रकार से अपने आप को झूठा साबित किया उनके सामने, अपने वादों से, अपने गारंटी से, जिस गांव को गोद लिया था, उस गांव के लोग भी काफ़ी निराश महसूस कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा साथियों कि एक हादसे की तरफ आप सबका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। 2 दिन पहले रायबरेली और अमेठी में नामांकन भरा गया। माननीय राहुल गांधी जी, आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय प्रियंका जी के साथ हजारों लाखों की तादाद में जमे कार्यकर्ताओं के साथ उत्साह के साथ नामांकन भरा गया। अमेठी में भी आपने देखा कि जिस जोश और उल्लास के साथ माननीय के शर्मा जी का नामांकन भरा गया, ये अपने आप में दर्शाता है कि वहाँ के युवा, यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। लेकिन एक दिन बाद कल जो खबरें आप लोगों ने भी देखी होंगी, लेकिन प्रचार माध्यम में मैंने नहीं देखा, लेकिन शहर के अंदर अमेठी में 10 गाड़ियों को तोड़फोड़ कर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा एक अराजकता फैलाने का प्रयत्न कल रात किया गया। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। लोकतंत्र में चुनाव ये लोगों के इच्छानुसार और उनके मत अनुसार होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से मतदाताओं को
जिस प्रकार से विपक्ष को पूरे देश में माननीय मोदी जी आतंकित कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि अमेठी के भी लोगों को आतंकित कर कर हारती हुई इस बाजी को वो जीत लेंगे। लेकिन इस घटना की मैं भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ और ये अपील करता हूँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कि इसका जवाब हमें गांधी जी के शांतिपूर्ण तरीके से देना है। कानून को उनका काम करने दें, लेकिन वहाँ की जनता कतई आतंकित महसूस ना करे। राहुल जी, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के, बिना अपने प्राणों की परवाह किए, बिना अपने सुरक्षा की परवाह की, जिस प्रकार के देशवासियों में अपने भारत जोड़ो आंदोलन के माध्यम से एक जागरूकता लाई है, आज देश का किसान, देश का युवा, देश की नारी शक्ति एक बहुत आशा और उम्मीद के साथ माननीय राहुल गांधी जी की ओर देख रही है। और अमेठी, रायबरेली ही नहीं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में एक बदलाव की आंधी चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी भले ही कितनी भी वैमनस्य से भाईचारे को कमजोर करने वाले वक्तव्य क्यों ना करें, लेकिन यहाँ की जनता उनके इरादों को अच्छी तरह समझ गई है। ना ही वो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने देगी और ना ही इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करने देगी। 2024 का चुनाव इस देश की जनता समझ चुकी है कि माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, गठबंधन के हमारे सभी सम्माननीय नेताओं के नेतृत्व और सहयोग से संविधान को बचाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, ये 2024 का चुनाव एक निर्णायक चुनाव होगा, जो इस देश में फिर एक बार देशवासियों को एक नई आज़ादी, बोलने की आज़ादी, रहने की आज़ादी, पहनने ओढ़ने की आज़ादी, अपनी मान्यताओं को, अपनी आस्थाओं को मानने की आज़ादी दिलाने जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि गठबंधन के इस संकल्प को लेकर माननीय सोनिया जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और गठबंधन के हमारे सभी सम्माननीय नेताओं के नेतृत्व और सहयोग से 2024 4 जून को दिल्ली में गठबंधन की एक मजबूत सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश जी, वाराणसी से सुनीता केजरीवाल या प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने के लिए कोई सर्वे चल हो रहा है क्या पार्टी को? ये तो मैं पहली बार आपसे सुन रहा हूँ। मुझे कई लोगों ने देखिए, कृपा करके इस चुनाव को, जो जनता की आवाज़ है, उसको पहचानने की कोशिश करिए। जनता को मोदी जी के समान गुमराह ना करें। जो लोग ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं उनसे मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि बनारस से माननीय अजय राय, अध्यक्ष कांग्रेस, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ये 10 तारीख को अपना नामांकन भर रहे हैं और पार्टी आलाकमान राहुल जी और प्रियंका जी के विशेष विश्वास पात्र तो हैं ही हैं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष के आदेशानुसार यहाँ पर पूरी संगठन उनके साथ खड़ा हुआ है, नेतृत्व उनके साथ खड़ा हुआ है। यहाँ का संगठन मजबूती के साथ माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत इस बार उनको हरा कर करेगा। अविनाश जी, इस बार जो बसपा ने जो कैंडिडेट जो 2 बार बदल चुकी है, पहले लारी जी को लाया, फिर दूसरे को लाया, फिर लारी जी को लाया, उससे क्या समीकरण कुछ बदलेगा या फिर ऐसे? देखिए, स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से देश की कुछ जिम्मेदार राजनीतिक दल, उसमें भाजपा, बीएसपी भी मैं मानता हूँ, ये जिस प्रकार का कृत्य, जिस प्रकार से इस चुनाव में अपनी भूमिका अदा कर रही हैं, यह निश्चित रूप से भाजपा को मदद करने के लिए भाजपा की एक बी टीम के रूप में कार्य कर रही है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज ये चुनाव हार और जीत का नहीं है। जिस संविधान की रक्षा का बीड़ा उठाते हुए माननीय राहुल गांधी जी और गठबंधन के सभी साथी आज सड़कों पर निकले हुए हैं, हमारी अपेक्षा है कि आदरणीय बहन मायावती जी इस चीज़ को समझें कि भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनने से बेहतर होगा कि वो गठबंधन के इस मंसूबे को, इस देश के संविधान को, जिसके डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश की जनता के लिए और विश्व का जो सबसे सुंदर संविधान बनाया है, आज उस संविधान को खुले रूप से बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये चुनाव मात्र चुनावी जीत और हार का नहीं है। मैं उन सभी जिम्मेदार राजनीतिक पार्टियों से इस चीज़ की अपील करना चाहता हूं कि इस समय पक्षपात ना करते हुए जिस मुद्दे को लेकर, जिस मिशन को लेकर इस देश की जनता जिस बदलाव में के लिए मन बना चुकी है,
उनकी मानसिकता को समझें, क्योंकि संविधान अगर नहीं बचा तो ना ही आदरणीय मायावती जी की पार्टी भी रहेगी, या जिन उद्देश्यों को लेकर आदरणीय कांशीराम जी ने इतना लंबा संघर्ष किया और जिस चीज़ के नाम से मायावती जी प्रमुख रूप से सम्मानित की जाती हैं, जिस संविधान के माध्यम से हर जाति समाज को एक समानता और अधिकार प्राप्त हुआ है, अगर हम चूक गए तो ये सब अधिकार छीन लिए जाएंगे। इस देश में एक भाषा, एक जात, एक धर्म, एक पहनावा, इस प्रकार का हम सभी लोगों को भुगतना होगा। अगर संविधान बदलता है तो हमारा रिजर्वेशन पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया जाएगा। इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, दलित, अल्पसंख्यक, उनको दी हुई जो विशेष सुविधाएं हैं, उनको दी हुई गई जो विशेष प्रावधान संविधान के माध्यम से जो अधिकार दिए गए हैं, उन सब का ना ही सिर्फ हनन होगा, लेकिन बुरी तरह से उन सब चीज़ से उन्हें वंचित कर दिया जाएगा। अविनाश जी ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में एक मिनट, उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार में कांग्रेस कहीं कमजोर नजर आ रही है क्या? बिल्कुल नहीं। अब देखिए, मैं स्वयं, अब देखिए प्रचार माध्यम के माध्यम से अगर आप चल रहे हैं, लेकिन अगर दौड़ कर देखें तो 80 लोकसभा सीटों में कांग्रेस का संगठन पूर्ण रूप से अपने सभी वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से जो जिम्मेदारी दी गई हैं, गठबंधन के उम्मीदवारों की विजय के लिए रात दिन प्रयासरत है। दूसरी ओर पिछले दिनों आपने देखा कि माननीय राहुल गांधी जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी सामूहिक रूप से उन्हें ना ही सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन अमरोहा में जॉइंट रैली भी की, और बहुत जल्दी ही 10 तारीख को आप देखेंगे कि वे कानपुर में और कन्नौज में सामूहिक रूप से रैली करने जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में आदरणीय खड़गे साहब, और आपने देखा कि सहारनपुर में, कल आगरा में, फतेहपुर सीकरी में आदरणीय प्रियंका जी भी प्रचार कर रही हैं, क्योंकि इस समय चरणबद्ध तरीके से पूरे देश के अंदर में प्रचार की आवश्यकता है, जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी ने अपने ऊपर लिया है। और देश के उत्तर पूर्व, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं में कांग्रेस के शीर्ष नेता प्रचार में लगे हुए हैं। और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, जैसा मैंने कहा कि बहुत ही गंभीरता के साथ सिर्फ 17 सीटों पर नहीं जहां पर कांग्रेस लड़ रही, लेकिन 80 सीटों पर कांग्रेस पूरे जोर के साथ प्रचार में लगी। अविनाश जी, अमेठी में आपने बात की कि गांधीवादी तरीके से जो घटना हुई उसका विरोध किया जाएगा, तो क्या ये पूरे प्रदेश में होगा, देश में होगा, कहाँ किस प्रकार की रणनीति है? देखिए, इसकी भर्त्सना, इसकी निंदा तो पूरे देश में की जा रही है। जितने भी सही विचार के लोग हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी और विशेष रूप से मोदी जी के काम करने के तरीके से वाकिफ हो चुके हैं, वह सब जानते हैं कि वहाँ पर जिन लोगों से के उनका बस नहीं चल सका, ईडी का बस नहीं चल सका, सीआईडी, सीबीआई, पुलिस प्रशासन, अब उन सब के हटकर वहाँ की जनता ने जब मानस बना चुका है, और ये ना भूलें कि इसका प्रतिकार, इसका विरोध पूरे देश में तो जैसे मैंने कहा सांकेतिक रूप में होगा ही, लेकिन स्थानिक रूप में वहाँ के लोग इस चीज़ की ना ही सिर्फ बुराई कर रहे हैं, ना ही इसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन माननीय स्मृति ईरानी जी जो आज पूरे देश में एक महंगाई का सिंबल बोल के मानी जाती हैं, आज गैस, पेट्रोल, डीजल, अनाज, महंगाई जो चरम सीमा पर पहुंची हुई है, एक वक्तव्य माननीय स्मृति ईरानी जी का बतलाएं कि उसके विरोध में या उससे संबंधित इस देश की नारी शक्ति और इस देश की गृहिणियों के हित में या उन पर बीत रही जो मुसीबत है, उसके प्रति अपना कहीं एक शब्दों से सरोकारों ने बतलाया, और वहाँ लोगों का ध्यान ना जाए, इसलिए रोज माननीय मोदी जी, माननीय स्मृति ईरानी जी, आदरणीय हमारे अमित शाह जी सिर्फ राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, हिंदू, मुस्लिम, आज भी देश के लोगों का ध्यान अपनी विफलताओं से हटाकर लोगों के आक्रोश को फिर एक बार बांटने के लिए, पोलराइजेशन के लिए अपने वक्तव्य के माध्यम से करना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता समझ चुकी है और वो इसे भली भांति इसका जवाब अपने मतदान से देगी। पांडे जी, एक प्रश्न हमें करना है।
आपके हिसाब से इंडी गठबंधन और कांग्रेस, इंडिया गठबंधन, इंडी नहीं, इंडिया। वो हाँ, क्योंकि वो शायद मोदी जी उसकी स्पेलिंग नहीं जानते, INDIA, ए फॉर अलायंस, तो आप इंडिया बोलिए, अलायंस। हाँ, ओके अलायंस, तो पूरे देश में मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। तो क्या कारण है कि एक बार चर्चा करके रायबरेली और अमेठी की उम्मीदवारी बदल दी गई? पहले ये चर्चा में आया था कि राहुल जी लड़ेंगे रायबरेली नहीं, से। कोई निश्चय नहीं हो तो बदलाव कहाँ आया? चर्चा का दौर तो चालू था। चर्चा तो पत्रिकाओं में चलती है, मैं तो प्रभारी हूँ ना, मुझे तो मालूम है कि इस प्रकार की जो चर्चा है केंद्रीय चुनाव समिति में चर्चा होकर मैंने ही प्रतिपादन किया, मैंने ही प्रेजेंटेशन किया, माननीय अध्यक्ष जी CLP नेता उसमें मौजूद थे, हमारे आदरणीय राजेश तिवारी जी भी मौजूद थे। तो इस विषय में समय समय पर केंद्रीय चुनाव समिति इस पर निर्णय लेती है और जब जिस सीट पर निर्णय होना होता है फिर उसकी घोषणा होती है। नहीं, अमेठी एक परंपरागत सीट रही है कांग्रेस पर, रायबरेली भी तो क्यों वहाँ पे किशोरी लाल जी को खड़ा कर दिया? क्यों राहुल जी अपने? किशोरी लाल जी कांग्रेस पार्टी के एक वफादार कार्यकर्ता ही नहीं, एक बहुत सफल संगठक भी हैं। किशोरी लाल जी ने पिछले 30 वर्षों से रायबरेली अमेठी के विकास के लिए गांधी परिवार का जो प्रतिनिधित्व वहाँ रहा, उसे सही रूप में लोगों के बीच में उनके प्रतिनिधि के रूप में लोगों की सेवा की है। वहाँ के लोग चाहते थे कि माननीय किशोरी लाल जी को वहाँ मौका दिया जाए। किशोरी लाल जी सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं बल्कि गांधी परिवार के सदस्य के रूप में वो उन्होंने काम किया है और वहाँ के जनता में, वहाँ के लोगों में, वहाँ के संगठन में एक उत्साह है और उन सब के अनुमोदन पर हाईकमान ने, नेतृत्व ने इस चीज़ को स्वीकारा और उन्हें वहाँ का उम्मीदवार बनाया।